हेलो बच्चों, आज फिर से हम बात करेंगे संसाधन भूगोल के उपागम के बारे में। और आज ये पार्ट है फोर्थ नंबर का, और इसमें हम आज बात करेंगे तंत्र उपागम के बारे में। ये आपका टॉपिक चल रहा है संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम। अब इसमें जो चौथे नंबर पर हमारा उपागम आ रहा है वो है तंत्र उपागम, यानी सिस्टम अप्रोच। अब तंत्र उपागम या तंत्र विश्लेषण मानव भूगोल के पारिस्थितिकीय उपागम का ही एक संशोधित रूप है। यानी किसी प्रदेश या क्षेत्र में विद्यमान प्राकृतिक तथा मानवीय सभी तत्व किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन समस्त तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उस क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य का निर्माण होता है। और इन सारे तत्वों की जो समष्टि होती है उसकी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया जो संचालित होती है वो एक तंत्र कहलाती है। यानी आप इसको साधारण शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो मानव के द्वारा प्रकृति पर डाला गया प्रभाव और प्रकृति द्वारा मानव पर डाले हुए प्रभाव, इन दोनों को यदि सम्मिलित किया जाए तो वो एक तंत्र कहलाता है। जैसे मानव तंत्र, भौतिक तंत्र, तो इस तरह के उस तंत्र की व्यवस्था को के आधार पर हम संसाधन भूगोल का अध्ययन करते हैं। अब ये जो तंत्र विश्लेषण है इसके मुख्य प्रणेता डी हार्वे थे और इनके अनुसार तंत्र विश्लेषण जो है वो भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण के लिए सुविधाजनक सूचकों को प्रदान करता है। यानी इस उपागम की जो प्रकृति है वो बहुचरीय यानी बहुत सारे तत्वों को सम्मिलित कर कर अपने साथ जोड़कर अध्ययन करने वाली है। अतः किसी भी संसाधन प्रतिरूप या संसाधन विदोहन या उपयोग जन समस्या की व्याख्या सामान्यतः पृथक रूप से नहीं की जा सकती। यानी हम यूँ कहें कि यहाँ इस तरह का संसाधन प्रतिरूप है तो वो वितरण के बिना संभव नहीं है। हमें उस स्थान का खनिज का भंडारण, उसका वितरण, उसका प्रतिरूप, उसका उपयोग, उत्पादकता, तो ये एक तंत्र जो डेवलप है उसके अनुसार व्याख्या करनी पड़ती है। यानी हम ऐसे ही किसी भी तत्व के सिर्फ एक पक्ष की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी तंत्र का मात्र एक अंग जिसका संबंध तंत्र के अन्य घटकों से भी होता है, यानी कोई भी तंत्र का जो पार्ट है वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे सबसे पहला हम ये कहें कि एक स्थान पर जमा खनिज, अब उन जमा खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले उद्योग, उन उद्योग यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर, उन मजदूरों में भी तकनीकी सहायक अलग, श्रमिक जो श्रमिक का कार्य करते हैं वो अलग, जो मैनेजमेंट का काम करेंगे वो अलग, जो ऑफिस का काम करेंगे वो अलग। तो इस तरह से पूरा एक तंत्र डेवलप हो गया। तो हम किसी भी चीज़ को अलग करते हुए कि हम केवल सिर्फ डिपॉजिट पढ़ लें और उसका अध्ययन कर लिया, ऐसा संभव नहीं है। इनमें आपस में तंत्र के जितने भी अन्य घटकों से संबंध है उन सभी का अध्ययन तंत्र उपागम के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव का शरीर,
मानव का शरीर एक तंत्र है और इसके भीतर अपने कई उपतंत्र हैं, जैसे सांस लेने के लिए पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यानी आपके अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सब मिलकर आपका शरीर बनता है। कोई भी एक पार्ट यदि आपके शरीर से अलग हो जाता है तो आपके लिए बहुत सारी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मुझे लगता है अब तंत्र को आप ये सारा जो है ये पूर्ण तंत्र है और मानव शरीर के अलग अलग तत्व हैं, लेकिन उन सारे तत्वों का अध्ययन मानव शरीर के अंतर्गत किया जाता है, यानी एक पूरा सिस्टम एक तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। किसी वृहत तंत्र और जैसे कि प्रत्येक संसाधन किसी वृहद तंत्र का एक तत्व या अंग होता है। तो तंत्र उपागम से भौगोलिक अध्ययनों में मल्टी वैरायटी, बहुचर का मतलब यहाँ है कि बहुत सारे मल्टी वो जो अध्ययन किए जाते हैं, यानी एक चीज़ का अध्ययन नहीं करके सबसे पहले हम जमाव की बात कर लें, फिर वितरण की बात कर लें, फिर उत्पादन की बात कर लें, फिर उत्पादन के बाद विनिर्माण उद्योग की बात कर लें, उद्योग से जुड़े जनसंख्या की बात कर लें, जनसंख्या और उद्योग का जुड़ाव और आर्थिक विकास के साथ उस क्षेत्र के विकास की बात कर लें। तो ये सारा जो बहुचर है, मल्टी वेरिएट एनालिसिस जो हम करते हैं वो करते हैं हम तंत्र सिस्टम उपागम के अंतर्गत। और इसके लिए आज के समय में जो कंप्यूटर हम उपयोग करने लगे हैं, जो हमारे लिए सारे जितना भी डाटा है उसको सालों साल सुरक्षित रखना हमारे लिए अब संभव हो गया है कंप्यूटरों के द्वारा। तो हम कभी भी ऐतिहासिक विकास और वर्तमान विकास के बीच क्या अंतर है या उनमें क्या पुराने समय में हम क्या गलतियां कर रहे थे या क्या हम सही कर रहे थे और आज हम वो गलती कर रहे हैं, उन सब का विश्लेषण कंप्यूटर की मदद से बहुत आसान हो गया है। 1970 के पश्चात तंत्र उपागम के व्यावहारिक महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने तंत्र संकल्पना का उपयोग करके नवीन सैद्धांतिक मॉडलों को भी विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। किसी एक संसाधन जैसे कोयले के विदोहन तथा उपयोगिकी की प्रकृति कई परिस्थितियों में कोयले की मांग और उसके विदोहन की ज्ञात तकनीक, उपयोग के ढंग, आर्थिक विकास का स्तर, औद्योगिकरण का स्तर सबको सम्मिलित करने के पश्चात हम कोयले का अध्ययन कर सकते हैं। यानी वही बात हो गई कि किसी भी संसाधन का अध्ययन एकल रूप में नहीं किया जा सकता, उससे जुड़ी सारी बातों को, व्यवस्थाओं को हमें अध्ययन करना पड़ता है। और वह अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्र सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत अध्ययन करना। इसी प्रकार जब किसी स्थान विशेष पर हम कोई उद्योग धंधा या कारखाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो वो कारखाना लगेगा कहाँ, यानी वहाँ भूमि की उपलब्धता, कि उस कारखाने का निर्माण कितने बड़े एरिया में होगा, यानी कितने बीघा खेत चाहिए या कितना एकड़ क्षेत्र चाहिए जिस पर वो विनिर्माण उद्योग स्थापित होगा। फिर वहाँ पर उस विनिर्माण उद्योग में पूंजी कितनी लगाई जा रही है, यानी जो भी फैक्ट्री वहाँ डाली जा रही है वो कितना पैसा अपने उस बिजनेस में लगा रही है। फिर उसके अतिरिक्त कच्चा माल और श्रम वहाँ कितनी संख्या में उपलब्ध है।
तो यातायात के साधन कैसे हैं, क्योंकि जब सामान कोई भी फैक्ट्री लगती है तो वो आने जाने का रास्ता देखते हुए व्यापार कैसे, हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंचाया जाएगा, इन सब का भी अध्ययन तंत्र उपागम के तहत किया जाता है। तो यातायात की साधनों की उपलब्धता के साथ साथ निर्मित सामग्री की मांग, यानी वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसको अन्य क्षेत्रों में कितना पसंद किया जा रहा है और कितना वो लोग डिमांड करके उसे मंगवा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दे सकती हूँ कि बीच में बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे चल गए थे जो बहुत सस्ते हमें उपलब्ध हो जाते थे मार्केट में, और हमने उनका उपयोग अधिकाधिक, चूँकि एक CFL यदि हम फिलिप्स की या किसी और कंपनी की जो कि ऑथोराइज्ड ऐसी कंपनियां हैं जो महंगी या 1 साल की गारंटी देती हैं या कुछ इस तरह का प्रोडक्शन पे आपको देती हैं, वो काफ़ी महंगी हैं। और जो कोई गारंटी नहीं देती, जो कहती हैं कि अभी आप जला के देख लो और घर जाके वो जलेगी या नहीं जलेगी इसकी गारंटी हम नहीं दे रहे, वो बहुत सस्ती मिलती है। तो किस तरह की वस्तु की डिमांड मांग आपके बाजार में है, उसी तरह की वस्तु का निर्माण अधिक होता है। तो यह जो आपका तंत्र उपागम है, यह एक तरह से भूगोल में अध्ययन की लोकप्रियता में वृद्धि कर रहा है। यानी तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच से हम भूगोल के प्रत्येक क्षेत्र का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, इसलिए भूगोल के अध्ययन में इसकी लोकप्रियता जो है तंत्र उपागम की, वो बढ़ती जा रही है। अब हमारा अंतिम उपागम बचा है जो है आपका वेलफेयर उपागम। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका तंत्र उपागम यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।